हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में आय का टॉपिक देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा आय का टॉपिक। नहीं हो सकता तो इसलिए मेमोरी जो है वो इम्पोर्टेंट है। सो इट इज़ ए स्टोरेज डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर। तो जैसे मैंने बताया कि अगर हमें अपना डेटा का स्टोर करवाना है परमानेंट तरीके से तो उसके लिए ज़रूरी है मेमोरी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में आय का टॉपिक देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा आय का टॉपिक। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। सो आज भी हम लोग इसी टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे, फिजिकल कंपोनेंट्स वाले को। सो जो नेक्स्ट जो हमारा फिजिकल कंपोनेंट है थर्ड, वो है मेमोरी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि विदाउट मेमोरी डेटा हमारा स्टोर ही नहीं हो सकता। तो इसलिए मेमोरी जो है वो इम्पोर्टेंट है। सो इट इज़ ए स्टोरेज डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर। तो जैसे मैंने बताया कि अगर हमें अपना डेटा का स्टोर करवाना है परमानेंट तरीके से तो उसके लिए ज़रूरी है मेमोरी। मेमोरी जो है वो हमारे एक वो स्टोरेज डिवाइस है जहाँ पे हमारे डेटा जो है वो परमानेंट तरीके से हम स्टोर रख सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। तो द सेमीकंडक्टर मेमोरी इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू मेमोरी सेल्स और बाइस्टेबल फ्लिप फ्लॉप्स, ईच स्टोरिंग वन बाइनरी बिट, दैट इज 0 और 1। तो इसमें क्या हुआ, सेमीकंडक्टर मेमोरी को क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है मेमोरी सेल्स में। ठीक है, तो मेमोरी सेल्स में ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो बाय पार्ट्स यहाँ पे डिवाइड किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसमें इसको जो सेट किया जाता है, हम ऐसे कह सकते हैं इसको कि ये बाइस्टेबल फ्लिप-फ्लॉप्स होती हैं, जिसमें हर एक बाइनरी में हमारे जो डेटा जो स्टोर होगा, वो हमारे 0 या 1 के हिसाब से स्टोर किया जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये चीज़ आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अंडरस्टैंड करता है बाइनरी लैंग्वेज को। और उसमें भी जो वैल्यूज़ ये अंडरस्टैंड करता है वो 0 एंड 1 को अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज में जो भी वैल्यूज़ हमारे जाते हैं वो 0 एंड 1 के फॉर्म में जाते हैं, है ना? तो इसलिए इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ बाइनरी डेटा ही यहाँ पे जाता है, तो उसको स्टोर करने के लिए क्या किया जाता है कि इसमें चेंज किया जाता है बाइनरी में। या हम ऐसा कह सकते हैं इसमें कि बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें चेंज तो नहीं हो रहा है, बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, स्टोर किया जा रहा है। इसमें डेटा को जो है वो स्टोर किया जा रहा है बाइनरी फॉर्मेट में, दैट मीन्स 0 एंड 1 के फॉर्मेट में। So the memory cells are grouped into words of fixed word length. For example, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128 बिट्स। मेमोरी सेल को जो ग्रुप किया हुआ है वो वर्ड्स ऑफ फिक्स वर्ड्स के हिसाब से किया हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 1 बिट का हमारा डेटा स्टोर हो रहा है, या 2 बिट का स्टोर हो रहा है, या 3 बिट का है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो भी मेमोरी में जितना भी बिट्स यहाँ पे दिए जाते हैं, या कह लो कि जितना आपको शो कर रहा है, उतना ही हमारे डेटा स्टोर हो सकता है। अगर मैंने बोला कि 1 बिट के हिसाब से, तो वो 1 बिट के हिसाब से डेटा को स्टोर करेगा। ठीक है, अगर हमने बोला कि 32 बिट का है तो इसका मतलब 32 बिट के हिसाब से वहाँ पे डेटा हमारा स्टोर होगा। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें क्या हो रहा है कि बेसिकली जैसे 32, 64 ये सारे हमारे अलग-अलग बिट्स हैं, जिसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं इसको जो ग्रुपिंग किया हुआ है वो 32 बिट के हिसाब से ग्रुप किया है, या 64 बिट के हिसाब से ग्रुप किया हुआ है, या 1 बिट के हिसाब से यहाँ पे ग्रुप किया हुआ है। तो इसलिए ये जो बताई जा रही है मेमोरी सेल की बताई जा रही है कि जैसे मैंने बताया कि मेमोरी सेल होता है, मेमोरी सेल में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी डेटा होता है उसको स्टोर जो करवाते हैं वो बाइनरी फॉर्म में करवाते हैं, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे हर एक जो मेमोरी सेल होगा, हर एक मेमोरी सेल को क्या किया होगा, डिवाइड किया होगा कैसे? कि जैसे एक हमारा मेमोरी सेल हो गया 2 बिट का, एक हो गया हमारा 4 बिट का, इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया भी हुआ है कि जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ये सारे हमारे बिट्स हैं, जो कि मेमोरी सेल को ग्रुप जो किया जा रहा है वो इन्हीं के हिसाब से ग्रुप किया जा रहा है। Each word can be accessed by a binary address of n bit, making it possible to store 2 raised by n words in the memory. इसमें क्या है कि हर एक जो वर्ड है उसको जो एक्सेस किया जाता है वो बाइनरी एड्रेस के हिसाब से एक्सेस किया जा सकता है। इसमें हम ये बोलते हैं कि इसमें जो मेमोरी है, मेमोरी में जो हमारा स्टोर होगा वो किसके हिसाब से स्टोर होगा? इसमें होगा कि 2 रेज़ टू द पावर n के हिसाब से यहाँ पे डेटा स्टोर किया जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 2 रेज़ टू द पावर n डेटा हमारा जो जा रहा है वो मेमोरी के अंदर स्टोर किया जा रहा है। अब जैसे हम यहाँ पे बिट्स वगैरह की बात करें तो एग्ज़ैक्टली बिट्स, बाइट्स वगैरह होते क्या हैं? तो नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट आर बिट्स, बाइट्स एंड अदर यूनिट्स ऑफ मेजर फॉर डिजिटल इन्फॉर्मेशन। हम डिजिटल इन्फॉर्मेशन को जो मेजर किया जा रहा है कंप्यूटर में, वो किसके हिसाब से किया जा रही है? अलग-अलग यूनिट्स के हिसाब से, जैसे बिट्स, बाइट्स हो गया, ठीक है? इनके हिसाब से हम कर सकते हैं। तो ये होते क्या हैं? A bit is a binary digit, the smallest increment of data on a computer. बिट जो है वो बाइनरी डिजिट होता है एंड स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट होता है किसी भी डेटा के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बिट में जो लेते हैं वैल्यू वो सिर्फ 2 ही लेते हैं, 2 में से हमारे या तो 0 के हिसाब से चलेगा या 1 के हिसाब से चलता है।
A bit can hold only one of two values, that is 0 or 1, corresponding to the electrical values of on or off रिस्पेक्टिवली। तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे मैंने बताया कि बिट जो है उसमें हमारे सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ जा रहे हैं, या तो 0 जाएगा या फिर 1 जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा वैल्यू नहीं होता। अब ये सेम वैसे ही है जैसे ऑन एंड ऑफ होता है लाइट, ठीक है? तो जैसे अगर हम लाइट को ऑन कर रहे हैं तो वहाँ पे वैल्यू हो गया 1, अगर लाइट को हम ऑफ कर रहे हैं तो वहाँ पे वैल्यू हो गया 0, ठीक है? तो मतलब हो गया कि इसमें जो वैल्यू जा रहा है वो 0 एंड 1 के हिसाब से जा रहा है। 0 का मतलब यहाँ पे हो जाता है ऑफ, ठीक है? तो 0 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे ऑफ, एंड 1 का मतलब हो गया यहाँ पे ऑन। ठीक, तो इस तरह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो इसमें जो डेटा जो रीड करेगा कंप्यूटर, वो हमारे इस 1 एंड 0 के हिसाब से ही रीड कर सकता है। बट हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ये है कि इसमें 1 का मतलब हो गया कि ऑन हो गया, ऑफ का मतलब हो गया 0, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे बंद है तो इसका मतलब हाँ, वहाँ पे कोई डेटा नहीं जा रहा है। ठीक, तो इस तरीके से हम ले सकते हैं इसमें। इवन बहुत सी जगह पे आप आगे जैसे पढ़ोगे लैंग्वेज वगैरह तो उसमें ट्रू एंड फॉल्स के हिसाब से भी आता है। तो बट हम लोग यहाँ भी समझेंगे सिर्फ कि 0 एंड 1 जो है उसको ऑन एंड ऑफ के हिसाब से कंसिडर किया जाता है, अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के हिसाब से बात हो रही है तो। Because bits are so small, you rarely work because bits are so small, you rarely work with information one bit at a time. अब बिट जो होता है वो इतना ज़्यादा छोटा होता है कि एट अ टाइम एक ही बिट जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें काम करने में भी ज़्यादा समय लगेगा। तो मतलब हुआ कि एक टाइम पे जब एक बिट जा पा रहा है, जैसे अगर बिट हमारा 1 जा रहा है, तो 1 बिट में जो भी आएगा उस हिसाब से यहाँ पे डेटा स्टोर होगा, ठीक है? तो मतलब हो गया कि 1 बिट का डेटा स्टोर होगा या 0 बिट का होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेटा जो है वो ज़्यादा टाइम लेगा स्टोर करने में, बिट्स के फॉर्म में। तो इसलिए बिट्स जो होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा स्मॉलर यूनिट होता है कंप्यूटर के अंदर। सो बिट्स आर यूजुअली असेंबल्ड इनटू अ ग्रुप ऑफ 8 टू फॉर्म अ बाइट। अब इसमें क्या किया जाता है, कई सारे बिट्स को मिला के हमारा एक बाइट बनता है। कई सारे मतलब हो गया 8, 8 बिट का हमारा एक बाइट होता है। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोलूँ कि 1 बाइट जो है वो किसके बराबर होगा? 1 बाइट जो होगा वो बराबर होगा 8 बिट्स के। तो 8 बिट्स का पूरा एक ग्रुप बना के तो मैंने बताया कि यहाँ पे 1 बाइट जो है वो 8 बिट्स के बराबर है, तो इसका मतलब हो गया कि पूरा जो ग्रुप बनेगा वो 8 बिट्स का यहाँ पर ग्रुप बनेगा और तब जाके हम बोले कि हाँ, वो 1 बाइट के बराबर हो रहे हैं। ठीक है? A byte contains enough information to store a single ASCII character like small k, maybe 00101101। ठीक है? अब इसमें क्या है कि बाइट में मैंने बताया कि बाइट में हमारा जो स्टोर कर रहा है वो कितना कर रहा है? 8 बिट कर रहा है। अब 8 बिट का है मतलब हो गया कि हमारा एक सिंगल लेटर स्टोर कर सकता है ये। तो सिंगल लेटर यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे एज़ द अल्फ़ाबेट्स, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स के अपने ASCII कोड्स होते हैं, ठीक है? ASCII कोड्स हमारे अलग होते हैं क्योंकि अलग से हर एक अल्फ़ाबेट का एक अलग से नंबर दिया हुआ है एंड उन नंबर का अपना 0 एंड 1 के टर्म से वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है? जो कि कन्वर्जन वाला पार्ट आ जाता है जो हम आगे यूज़ भी करते हैं एंड एज़ वेल एज़ हमारे काफ़ी लैंग्वेजेज़ वगैरह में यूज़ भी होता है जब हम लोग लेटर्स के साथ में काम करते हैं। क्योंकि कंप्यूटर जो है वो अगेन 0 एंड 1 को अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है कि लेटर्स को भी चेंज किया जाता है 0-1 के फॉर्म में। तो जैसे मैंने बोला कि स्मॉल के है, स्मॉल के का जो वैल्यू है वो अपना अलग है, ASCII कोड इसका अलग है एंड उसी हिसाब से इसका बाइनरी वैल्यू आ रहा है। जैसे बाइनरी वैल्यू हमारे क्या आ रहा है 00101101, ठीक है? तो ये इसका हो गया बाइनरी वैल्यू जो कि स्टोर कर रहा है कहाँ पे? बाइट में हमारे स्टोर हो रहा है। तो ये जो आएगा हमारे बाइट के हिसाब से स्टोर होगा क्योंकि इसमें हमारे करीबन 8 बिट्स यहाँ पे जा रहे हैं। आप अगर काउंट भी करोगे अगर तो यहाँ पे जैसे 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 यहाँ पे 8 है। तो मैंने क्या बताया था 8 बिट का ही होता है और इसमें बिट में क्या होता जाता है 1-1 बिट करके ही जाता है, एक-एक करके ही जाता है यहाँ पे। चाहे वो 0 जा रहा है, चाहे 1 जा रहा हो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पूरा जो ये 8 बिट है, पूरा 8 बिट का हमारा पूरा एक बाइट बना है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे एक सिंगल ASCII कैरेक्टर स्टोर किया जा सकता है 1 बाइट के अंदर। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो भी कंप्यूटर के अंदर जो हमारे यूनिट्स होते हैं, उनके हमारे वैल्यूज़ किसके बराबर रहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे 1 निबल की। 1 निबल जो होता है सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, इवन वो बिट से भी छोटा होता है। तो इसका मतलब हो गया कि 1 बिट अगर हमारा 0 एंड 1 को होल्ड कर रहा है, तो उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो निबल है, उससे जब छोटा है, तो ये उससे ज़्यादा कम वैल्यू होल्ड करेगा। मतलब हो गया कि 1 निबल जो होगा, वो इक्वल होगा किसके? 4 बिट्स के। तो 4 बिट्स का पूरा एक ग्रुप होता है जो हमारा 1 निबल को बनाता है। अब बिट्स का मैंने आपको बताया कि बिट्स जो होता है वो कितना होल्ड करता है
2 वैल्यूज़ 0 या फिर 1 को होल्ड करेगा, ठीक है? तो इस वजह से बिट्स को भी हम स्मॉलेस्ट यूनिट के हिसाब से भी लेके चलते हैं। अब नेक्स्ट है बाइट। बाइट जो है वो मैंने ऑलरेडी बताया एक ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, ठीक है? 8 बिट्स का पूरा एक ग्रुप बन रहा है जो कि हमारा बाइट फॉर्म कर रहा है। आपको जो ध्यान रखना है वो यही ध्यान रखना है कि 1 बाइट जो होता है, देखो 1 बिट का तो मैंने यहाँ पे बताया कि ये क्या है 0 या फिर 1 को होल्ड करेगा, ठीक है? अब 1 बाइट का मैंने यहाँ पे बताया कि 1 बाइट जो है वो इक्वल होगा 8 बिट्स के, ठीक है? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे 1 किलोबाइट की, जो कि हम बोल सकते हैं एज़ केबी। तो 1 किलोबाइट जो होता है वो ग्रुप ऑफ 8 बिट्स का होता है जो कि होता है 10⁻³ के अकॉर्डिंगली। मतलब हम सीधे-सीधा ये कह सकते हैं 1 किलोबाइट जिसको हम केबी के हिसाब से भी लिख सकते हैं। ये होता है 1024 बाइट के बराबर, ठीक। अब इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट आता है केबी के बाद नेक्स्ट आता है 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट को हम जो लिखते हैं वो हम एमबी के हिसाब से रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो 1 मेगाबाइट जो है वो बराबर होता है 1024 बाइट्स के, दैट मीन्स 10⁻6 के। तो 1024 किलोबाइट, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम जो लिख रहे हैं यहाँ पे, इधर जो लिखा जा रहा है वो इससे स्मॉलर वाला जो यूनिट है ना उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं इधर, ठीक है? तो जैसे बिट्स जो है वो हमारे क्या है इससे बाइट से छोटा है। इसी टाइप से बाइट जो है वो केबी से छोटा है तो इसलिए बाइट के हिसाब से लिखा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है 1 एमबी के बाद 1 जीबी। 1 एमबी के बाद हमारा जो नेक्स्ट यूनिट आता है वो आता है जीबी। ठीक, तो आप ये सीधे-सीधे आपको ध्यान रखना है निबल, बिट, बाइट, केबी, एमबी एंड जीबी। ठीक है? उसके बाद फिर धीरे करके बढ़ता जाता है। तो ये सीक्वेंस होता है इसमें और 1 जीबी भी हमारा जो इक्वल होता है वो 1024 एमबी के बराबर होता है। ठीक है? तो ये हमारे यूनिट्स हैं, तो इसमें जैसा आप उसके हिसाब से ले सकते हो 10 टू द पावर के हिसाब से। 1 गीगाबाइट जो होगा वो 10 टू द पावर 9 बाइट्स के बराबर होगा। 1 टेराबाइट जो है वो हम यहाँ पे 10 टू द पावर के हिसाब से अगर ले रहे हैं तो उसमें हम बोल सकते हैं कि 10 टू द पावर 12 बाइट के बराबर होगा और 1 पेटाबाइट जो है वो 10 टू द पावर 15 बाइट्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है? तो जैसे 1 जीबी है, 1 जीबी के बाद हम यहाँ पे ले सकते हैं 1 टेराबाइट। 1 टेराबाइट जो होगा 1024 गीगाबाइट के बराबर होगा। इसी टाइप से 1 पेटाबाइट टीबी, ये भी हमारा 1024 टीबी के बराबर होगा। ठीक है? तो सीधा-सीधा आपको यूनिट्स किस तरीके से ध्यान रखना है, मैं आपको ईज़ी तरीके बता देती हूँ। क्योंकि हो सकता है 10 टू द पावर के हिसाब से आप लोगों को याद हो या ना हो, डिपेंड करता है। बट ये जो है, ये तरीका आप याद रख सकते हो, इससे आपको थोड़ा-सा मेमोराइज़ करने में ईज़ी होगा। जैसे 1 निबल जो है वो किसके बराबर है? 4 बिट्स के बराबर है। 1 बाइट किसके बराबर है? 0 या 1 के हिसाब से, ठीक है? क्योंकि इसमें 2 वैल्यूज़ ही जाते हैं इसमें। 1 बाइट जो है वो 8 बिट्स के बराबर है। इस तरीके से 1 केबी जो है 1024 बाइट्स के बराबर है, क्योंकि केबी जो है वो बाइट से बड़ा है। ठीक है? तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये 1024 बाइट के बराबर है। अब एमबी जो है वो केबी से बड़ा है, किलोबाइट से बड़ा है। तो मेगाबाइट जो है जिसे हम एमबी बोल रहे हैं वो किसके बराबर है? 1024 केबी के। अब नेक्स्ट है एमबी से बड़ा कौन-सा है? जीबी। जीबी मतलब हो गया गीगाबाइट। गीगाबाइट एमबी से बड़ा होता है। ठीक है? तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि 1 जीबी जो है वो 1024 एमबी के बराबर होता है। अब इस जीबी से भी गीगाबाइट से भी बड़ा एक यूनिट है जो कि है टेराबाइट, जिसे हम बोलते हैं टीबी। तो 1 टीबी जो होता है वो इक्वल होता है 1024 गीगाबाइट के। अब इसी तरीके से एक और होता है पेटाबाइट। अब पेटाबाइट क्या है? टीबी से बड़ा है, मतलब टेराबाइट से बड़ा होता है पेटाबाइट। ठीक है? तो अब हमारा जो बड़ा यूनिट है वो है पेटाबाइट। तो 1 पेटाबाइट जो होगा वो 1024 टेराबाइट के बराबर होगा। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसका यूनिट का रख सकते हैं याद, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इतना डेटा हमारा एटलीस्ट 1 जीबी या 1 टीबी स्टोर कर पा रहा है। ठीक है? सो अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज इन कंप्यूटर्स। अब डिफरेंट टाइप के मेमोरीज इसमें कौन से टाइप के हैं? लाइक पहला है रजिस्टर्स। सो स्मॉल मेमोरी इंटरनल टू प्रोसेसर वेयर आफ्टर प्रोसेसिंग इज डन। अब रजिस्टर हमारा वो मेमोरी है जिसमें हमारा मेन प्रोसेसिंग होता है। ठीक है? मेमोरी के अंदर जो मेन प्रोसेसिंग हो रहा है ना वो रजिस्टर्स के ज़रिए ही हो रहा है। तो इसलिए हम बोलते हैं ये सबसे ज़्यादा छोटा यूनिट होता है। नेक्स्ट इज कैश मेमोरी। कैचेस सम ऑफ कंटेंट ऑफ मेन मेमोरी व्हिच करेंटली इन यूज ऑफ द प्रोसेसर। कैश मेमोरी का काम क्या होता है कि जो करेंटली मेमोरी के अंदर जो भी काम हो रहा है, उसको ये फेच करेगा, उसको देखेगा कि कौन से चीज़ पे या कौन से डेटा के ऊपर यहाँ पे काम किया जा रहा है मेन मेमोरी के अंदर। तो जिस भी कंटेंट पे काम हो रहा होगा मेन मेमोरी के अंदर, उसी को ही ये फ़ोकस करेगा, उसी को ही ये कैच करेगा।
नेक्स्ट इज मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में हमारे कौन सा आते हैं? रैम एंड रोम। ठीक, इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। RAM stands for random access memory and ROM stands for read-only memory. So, large memory which is fast but not as internal processor memory. मेन मेमोरी जो कि हमारा रैम या रोम के हिसाब से लेते हैं, ये हमारा फास्ट तो होता है, बट हम ये बोल सकते हैं कि ये जो मेन मेमोरी है, ये हमारा लार्ज मेमोरी होता है। ठीक है, रजिस्टर के कंपैरेटिवली ये लार्ज मेमोरी होता है, बट ये इतना ज़्यादा फास्ट नहीं होता जितना हमारा रजिस्टर होता है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो मेमोरी है, हमारा मेन मेमोरी, ये इतना ज़्यादा फास्ट नहीं होगा जैसा इंटरनल मेमोरी यहाँ पे काम कर रहा होगा, ठीक है? इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी जैसे जिस तरह से काम कर रहा होगा, उस तरीके से उतना फास्ट ये वर्क नहीं करता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि ये लार्ज मेमोरी है, बट ज़्यादा स्पीडली काम नहीं करता, बट बाकी काम के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक जैसे बायोस वगैरह जो चलता है, वो रोम के ज़रिए चलता है, ठीक है? टेम्परेरी जो डेटा हमारा स्टोर होता है, वो हमारे रैम में जाके स्टोर होता है। तो इस तरीके के जो भी हमें काम होते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो मतलब बैक साइड में जो काम चलते हैं, वो हमारा मेन मेमोरी के ज़रिए होता है। नेक्स्ट इज़ ऑल ऑफ द अबव मेमोरीज़ आर वोलेटाइल मेमोरीज़ बिकॉज़ द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इज़ लॉस्ट व्हेन द पावर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम। जो मैंने यहाँ पे बताया, जैसे रजिस्टर है, कैश मेमोरी है, मेन मेमोरी में जैसे रैम वाला है, ये हमारे सारे कैसे हैं? वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब टेम्परेरी। तो यहाँ पे जो डेटा स्टोर होगा वो टेम्परेरी स्टोर होगा। अगर सिस्टम अगर आपका शट डाउन हो जाता है, पावर डाउन हो जाता है, तो या पावर कट हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि जितना डेटा आपका था, जितना आप काम करते टाइम पे स्टोर हुआ था, बस उतना ही रहेगा। बाकी जैसे सिस्टम शट डाउन हो गया, वो डेटा पूरा लॉस्ट हो जाएगा कंप्लीटली। इस वजह से हम स्टेप टू मेमोरी को बोलते हैं वोलेटाइल। बट जो नॉन वोलेटाइल होता है, वो होता है हमारा रॉम। रॉम में हमारा डेटा जो होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है, ठीक है? सो रैम, इसका मैंने फुल फॉर्म आप लोगों को बताई है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज़ वोलेटाइल मेमोरी, इट अलाउज़ बोथ रीड और राइट ऑपरेशंस। अब रैम जो है वो क्या करता है, वो हमारा वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें हमारा डेटा टेम्परेरी बेसिस में स्टोर हो रहा है। तो अब ये काम क्या कर पाएगा फिर? ये काम क्या कर पाएगा कि अगर हम कोई भी रीड करना है कंटेंट या कोई भी हमें लिखना है, तो वो उतना काम करवा सकता है। रीड एंड राइट ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है, ठीक है? तो उस पर्पज़ से हमारे रैम यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब नेक्स्ट है रोम। रोम का मैंने आप लोगों को फुल फॉर्म बताया ही है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इट अलाउज़ ओनली रीड ऑपरेशन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें रोम की, तो रोम जो है वो हमारा नॉन वोलेटाइल है, मतलब हो गया कि ये हमारा परमानेंट मेमोरी होता है। इसमें हमें सिर्फ अलाउ किया है कि हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, हम उसमें राइट नहीं कर सकते, राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि रोम जो है वो हम कह सकते हैं एक टाइप से कि जैसे जो बायोस हमारा चलता है ना, वो बायोस जो है वो रोम के हिसाब से चलता है, क्योंकि बायोस का जो भी इन्फॉर्मेशन है ना, वो पूरा का पूरा हमारा लाइक इंस्ट्रक्शन वगैरह जो भी है वो रोम में ही स्टोर किया हुआ है। तो इसलिए जब भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने से पहले, पहले बायोस ऑन होता है, उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं पे चलना स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड भी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे है? रोम में ही स्टोर हो रखा है। ठीक, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि रोम जो होता है वो परमानेंट होता है एंड रैम जो है वो हमारा टेम्परेरी मेमोरी होता है। तो ये था हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट जिसके बारे में हमने समझा था, कौन सा था? मेमोरी के बारे में। सो मेमोरी में हमने डिफरेंट टाइप के जो हमारे अदर टाइप के जो मेमोरीज़ भी होते हैं उसके बारे में भी हमने यहाँ पे समझा है। सो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो को पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें जिससे कि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो आए इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।